चैप्टर नंबर 6 फंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हम ये पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में क्या क्या कवर करेंगे हम? इसमें कवर करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटर्स का रोल क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से डिफरेंट काइंड के म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, प्री रिक्वेस्टी टू बिकम अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एक डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए हमारी को क्या क्या स्टेप्स पूरे करने होते हैं, जैसे एग्जाम देना है, फिर रजिस्ट्रेशन होना है, फिर इम्पैनलमेंट होना है। तो ये कौन कौन से रिक्वेस्ट होंगे ये समझेंगे हम। रेवेन्यू, म्यूचुअल फंड का जो डिस्ट्रीब्यूटर है जो काम करेगा उसको रेवेन्यू किस तरीके से मिलेगा, मतलब उसकी अर्निंग जो म्यूचुअल फंड सेल करेगा उसके बदले में उसको क्या मिलेगा। रेवेन्यू या कंपनसेट, दो वर्ड्स का यूज किया जाता है एग्जाम में, क्वेश्चंस में, इसको पूरी डिटेल में समझेंगे। ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस एक एएमसी के लिए, एएमसी के द्वारा जो किया जाता है और ये डिस्ट्रीब्यूटर को देना होता है, तो कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस करना होता है ये समझेंगे। और एक इन्वेस्टर जो है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को चेंज कर सकता है, वो कैसे करेगा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र प्रसाद गुरुकुल जीवन की ओर से, और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6। ये जो चैप्टर है ये 6 मार्क्स का टोटल चैप्टर है। आपको 6 क्वेश्चंस आएंगे इस वाले चैप्टर में से, और हम ये जो पढ़ा रहे हैं वर्कबुक जो है वर्जन नवंबर 2024, मतलब जो लेटेस्ट बुक है उसके हिसाब से आपको ये पढ़ा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट हो रहा है, रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ये चैप्टर डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर बेस्ड है, तो रोल और इंपॉर्टेंस क्या है एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की वो हम समझ लेते हैं। एमफी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, और सेबी, इन दोनों के अनुसार इंडिया में अभी भी डिस्ट्रीब्यूटर की जो शॉर्टेज है बहुत ज्यादा है। ठीक है, और उसके बाद एक और चीज है, डिस्ट्रीब्यूटर हैं भी तो उनमें से कितने एक्टिव हैं, और एक्टिव भी हैं तो उनमें से कितने प्रोफेशनल हैं, मतलब जो बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। ठीक है, तो रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, इसमें आपका इन्वेस्टर होता है, फंड मैनेजर होता है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होता है, और पोर्टफोलियो होता है। ठीक है, तो इन चारों में आप देख रहे हो जो सेंटर में जैसे फंड मैनेजर हो गया और म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, ये दोनों क्या है, ये दोनों प्रोफेशनल है। फंड मैनेजर क्या कर रहा है, फंड मैनेजर पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहा है, मतलब म्यूचुअल फंड की स्कीम को मैनेज कर रहा है। और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर रहा है, ये इन्वेस्टर की जरूरत को समझ के उसको जो फंड मैनेजर ने पोर्टफोलियो तैयार किया, मतलब जो स्कीम तैयार की है वो बेच रहा है। ठीक है, तो पहले आप समझो इसको पूरा, क्या इसका चक्कर क्या है इसका। तो पोर्टफोलियो मैनेज बाय फंड मैनेजर, और जो स्कीम होती है वो स्कीम बेची जाती है डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा, किसको, इन्वेस्टर को। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा ना, इंटरमीडिएट्स भी बोलते हैं जो म्यूचुअल फंड सेल करने वाले। तो इंटरमीडिएट्स किसके बीच में इंटरमीडिएट कर रहा है, वो मीडिएट कर रहा है म्यूचुअल फंड स्कीम और इन्वेस्टर, इन दोनों के बीच में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। इन्वेस्टर को बेच रहा है, यहां से ले रहा है। तो फंड मैनेजर को समझते हैं सबसे पहले। मैनेजिंग म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो इन लाइन विद द स्कीम इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, क्या मतलब है इसका, म्यूचुअल फंड का जो मैनेज करता है म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को, वो फंड मैनेजर है। फिर आगे जो ये लाइन लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है इन लाइन विद द स्कीम इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, मतलब हर एक स्कीम का एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक उद्देश्य होता है ना। मिठाई की दुकान में जाते हैं, वहां पर 50 प्रकार की मिठाई है। ठीक है, तो हर मिठाई का जो इंग्रेडिएंट है वो अलग है, टेस्ट अलग है, उसका मतलब फ्लेवर अलग है। ठीक है, तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड की जितनी स्कीम्स है उन हर स्कीम का एक नेचर अलग है, उसका ऑब्जेक्टिव अलग है। ठीक है, आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी है इक्विटी की स्कीम जो हाई रिटर्न चाहते हैं, हाई रिस्क लेने को तैयार है। डेट की स्कीम जो रेगुलर इनकम चाहते हैं, फिक्स रिटर्न चाहते हैं। गोल्ड ईटीएफ जो गोल्ड का एक्सपोजर लेना चाहते हैं। तो ऐसे ही फंड मैनेजर स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मैनेज करेगा उस पोर्टफोलियो को। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर सबसे पहले टू एसेस द नीड, लिमिटेशंस, रिसोर्सेस एंड फाइनेंशियल गोल ऑफ द इन्वेस्टर, ये इन्वेस्टर की जरूरत, नीड को पहचानेगा, उसकी लिमिटेशन समझेगा, मतलब कि इन्वेस्टर की भाई इनकम क्या है वो समझेगा, रिसोर्सेस उसके साधन क्या है इनकम के वो समझेगा, और इन्वेस्टर के गोल क्या है ये सारी चीजें समझेगा। जब उसको आइडेंटिफाई हो जाएगी इन सारी जो भी उसने अपनी लिमिटेशन या नीड बताई है,
इन सब को देखते हुए, जो गिवन सिचुएशन उसने बताई अपनी, इस सिचुएशन को देखते हुए जो म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर है वो क्या करेगा, वो आइडेंटिफाई करेगा म्यूचुअल फंड स्कीम विच आर अप्रोप्रिएट फॉर द इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर के लिए अप्रोप्रिएट होगा, जो बेस्ट होगा इन द गिवन सिचुएशन। गिवन सिचुएशन यही सारी आपकी, ठीक है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें दो टाइप के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल प्लेयर और एक होता है नॉन इंडिविजुअल प्लेयर। इंडिविजुअल प्लेयर कौन होते हैं, जो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, जो नौकरी नहीं कर रहे, ठीक है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, जैसे एजेंट्स हो गए। और नॉन इंडिविजुअल में कौन आते हैं, बैंक्स के एम्प्लॉय हो गए, मतलब बैंक हो गए, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हो गई, स्टॉक ब्रोकर्स हो गए। तो ये नॉन इंडिविजुअल है और ये इंडिविजुअल है। ये जो इंडिविजुअल प्लेयर्स है इनको कमीशन मिलता है और जो नॉन इंडिविजुअल प्लेयर्स है इनको सैलरी मिलती है, अगर इनके स्टाफ को सैलरी मिलती है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी ऑफिशियल पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस, ओपीओएएस। देखो म्यूचुअल फंड वर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू वर, है ना, ये पुराने जमाने की बात हो रही है। जैसे हम पहले बैंक में जाते थे और पैसे जमा करते थे कैश, एक स्लिप भरते थे, फिर वो स्लिप देते थे, फिर पैसा भी देते थे, फिर कुछ टाइम बाद वो पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता था। सेम ओपीओएस है। म्यूचुअल फंड वर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू यूज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंटेड ऑन पेपर टू इन्वेस्टर एंड लेटर सबमिटेड टू ओपीओए। तो ऑफिशियल पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस से फिर ये जमा कर दिया जाता है और फिर वो सिस्टम पे अपडेट हो जाता है। तो ये ओपीओए है, पुराने जमाने में यूज होता था, आज की डेट में बहुत रिलीवेंट रहा नहीं है। ऑनलाइन चैनल पार्टनर्स, तो ऑनलाइन चैनल पार्टनर्स है, ये फैसिलिटेट करते हैं इंटरनेट बेस्ड ट्रांजेक्शन। आज की डेट में बहुत सारे ऑनलाइन चैनल पार्टनर्स है ना, ये हमारी ऑनलाइन इंटरनेट आज की डेट में अवेलेबल है, उसके थ्रू हमारी ट्रांजेक्शन को पूरा करते हैं, ठीक है ना। फिर आगे आपका स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। देखो म्यूचुअल फंड स्टॉक एक्सचेंज पे भी हम खरीद और बेच सकते हैं, ठीक है। इसके लिए वो स्कीम जो है स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होनी चाहिए। खास करके जैसे आपको पढ़ाया था कि जो क्लोज एंड म्यूचुअल फंड की स्कीम्स होती हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती हैं और एक बार उसका एनएफओ आ जाता है तो उसके बाद क्लोज एंड म्यूचुअल फंड को हम केवल स्टॉक एक्सचेंज पे ही ट्रेड कर पाते हैं। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, हैव एक्सटेंडेड देयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। इन्होंने अपने ट्रेडिंग जो प्लेटफॉर्म है वो बढ़ाए हैं टू हेल्प द स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स, जो स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स हैं उनको हेल्प करने के लिए कि वो भी चैनल, मतलब बिकम अ चैनल, वो भी एक चैनल बन पाए इन्वेस्टर्स के लिए और म्यूचुअल फंड की यूनिट को ट्रांजैक्ट कर सके, मतलब खरीदना बेचना वो यहां से करवा सके। एनएससी का जो प्लेटफॉर्म है उसको हम NMF2 प्लेटफॉर्म नाम से जानते हैं और बीएससी पर जो प्लेटफॉर्म है वो बीएससी स्टार म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म है। तो ये दो प्लेटफॉर्म है जहां पर की म्यूचुअल फंड की स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका MF यूटिलिटीज, म्यूचुअल फंड यूटिलिटीज। ये MFU इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो MFU ये फैसिलिटेट करता है द इन्वेस्टर्स विद अ कैन, मतलब कॉमन अकाउंट नंबर से। आप जब ये क्या होता है, एक ना एक यूटिलिटीज नाम से ये है, लेकिन ये भी आज की डेट में बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं रहा। तो ये आपको क्या करता है, एक ही जगह पे, मतलब आप MFU के साथ जुड़िए और यहां पर आप एक ही जगह पे, मतलब कॉमन अकाउंट नंबर आपका बन जाएगा और आप फिर HDFC की, ICICI की, टाटा की, किसी की भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो सेम कॉमन अकाउंट नंबर से। तो क्या कह रहा है, विच एनेबल देम टू ट्रांजेक्शन वेरियस स्कीम, अलग अलग प्रकार की स्कीम में डिफरेंट म्यूचुअल फंड यूनिट्स में आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो MF यूटिलिटीज के प्लेटफॉर्म से, ठीक है। इसके ऊपर हम एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे यूटिलिटीज के ऊपर, इसकी वेबसाइट कैसे क्या काम करते हैं ना, तो वो आप देखना। फिर आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ये कंप्यूटर बेस्ड या मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है जो ऑफर्ड किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा और AMC के द्वारा भी, ठीक है। AMC की तो अपनी वेबसाइट होती है, वहां से हम खरीदते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने भी अपनी आज की डेट में वेबसाइट बना के रखी हुई है, जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है जहां से हम म्यूचुअल फंड की स्कीम को खरीद या बेच सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्री रिक्वेस्टेड टू बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर। एक डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए हमको क्या करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरत है, पहली आवश्यकताएं क्या क्या है जो हमको पूरी करनी है एक डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए। तो क्या कह रहा है
कह रहा है सबसे पहला, आप सब लोग ये पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको एनआईएसएम का सर्टिफिकेट चाहिए। किसने कंपलसरी किया है इस एनआईएसएम के सर्टिफिकेट को? वो सेबी ने किया है। तो ऑब्टेनिंग एनआईएसएम सर्टिफिकेशन, द डिविडेंड सॉरी द इंडिविजुअल नीड्स टू पास द एनआईएसएम सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन मैंडेटेड बाय सेबी। तो ये जो एनआईएसएम का सर्टिफिकेट मैंडेट किया है कि कंपलसरी भाई आप अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आपको पहले एक सर्टिफिकेट मैंडेटरी किया है, ये सेबी ने किया है। एनआईएसएम का एग्जाम कौन सा है? एनआईएसएम सीरीज 5A, ये याद रखना। VA भी बोलते हैं कुछ लोग उसको, V को रोमन में 5 बोलते हैं, ठीक है। तो एनआईएसएम सीरीज 5A का एग्जाम मैंडेटरी है। अगर आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है तो ये एग्जाम करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या हो गया? एनआईएसएम सीरीज 5A का एग्जाम। सेकंड, नो यूर डिस्ट्रीब्यूटर रिक्वायरमेंट। नो यूर डिस्ट्रीब्यूटर्स मींस हो गया KYD। तो KYD का क्या है? एमफी हैज इंट्रोड्यूस द KYD प्रोसेस। KYD प्रोसेस आपने KYC बहुत बार सुना होगा, नो यूर कस्टमर। जब भी आप बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो आपका KYC होता है, ठीक है। तो यहां पर KYC नहीं होता क्योंकि यहां आप कस्टमर बनने नहीं जा रहे हो, आप क्या बनने जा रहे हो? डिस्ट्रीब्यूटर बनने जा रहे हो। तो आपका KYD होगा। तो KYD का प्रोसेस होता है, इसमें वेरीफाई होता है सभी इंफॉर्मेशन का जो प्रोवाइड की जाती है डिस्ट्रीब्यूटर जो बन रहा है उसके द्वारा, रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट जिसमें एंड टू हैव वेरिफिकेशन ऑफ द ARN। इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, डॉक्यूमेंट होते हैं आपके, वेरिफिकेशन होता है, बायोमेट्रिक होती है। मतलब आपके आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका बैंक अकाउंट जिसमें कमीशन आएगा, आपका मोबाइल नंबर, आपकी मेल आईडी, आपकी एजुकेशन, सारी चीजें मैप हो जाती हैं एक लाइसेंस जिसको हम बोलते हैं ARN नंबर के साथ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है सबसे पहले, एग्जाम कौन सा देना है? एनआईएसएम सीरीज 5A, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर को रजिस्टर्ड किसके साथ होना है? तो आंसर है AMFI के साथ। तो ऑब्टेनिंग एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर, एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको शॉर्ट में हम ARN भी बोलते हैं। तो जब आपको ARN नंबर तभी मिलता है जब आप ये एनआईएसएम का सर्टिफिकेट क्लियर कर लेते हैं। तो कह रहा है आफ्टर सर्टिफिकेट क्लियर कर लेते हैं तभी आप ARN नंबर ले सकते हो। और ARN नंबर लेने के लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा अपना, आपको रजिस्टर्ड होना होगा AMFI के साथ। तो आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेशन एंड कंप्लीटिंग KYD रिक्वायरमेंट, द नेक्स्ट स्टेज इज टू रजिस्टर्ड विद एमफी। एमफी के साथ आपको रजिस्टर्ड होना है। ऑन रजिस्ट्रेशन एमफी अलॉट एंड एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जब आपकी KYD पूरी हो जाती है, KYD हो जाने के बाद आपको एक लाइसेंस मिलता है, उस लाइसेंस को हम बोलते हैं ARN नंबर। अब देखो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ARN नंबर कौन देता है? तो भाई ARN की फुल फॉर्म आपको पता है, तो आपको पता है कौन देता है। इसमें क्लियरली लिखा है एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर, ARN की फुल फॉर्म है। तो एमफी का दिया हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। अच्छा, आपका एग्जाम हो गया, आपका KYD हो गया, KYD के बाद एमफी के साथ आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आप डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हो, अब आपको ARN नंबर मिल चुका है, आपको लाइसेंस मिल चुका है, अब आप म्यूचुअल फंड की स्कीम सेल कर सकते हो। बट सेल करने से पहले आपको जुड़ना होगा। जुड़ना होगा मतलब इंपैनलमेंट करना होगा। किसके साथ? विद AMCs। AMCs भारत में 44 एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, AMCs है। जैसे सबसे बड़ी जो AMC भारत की वो है SBI म्यूचुअल फंड। उसके बाद प्राइवेट में जो सबसे बड़ी वो है ICICI प्रूडेंशियल, ठीक है। तो ऐसे ही और है, कोटक म्यूचुअल फंड है, आपका टाटा म्यूचुअल फंड है, क्वांटम है ना। तो ये सारे के सारे ऐसे मिला के 44 भारत में एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं। तो इनमें से मतलब इनके साथ आपको इंपैनलमेंट करना होगा, मतलब जुड़ना होगा। तो इंपैनलमेंट विद AMCs, द डिस्ट्रीब्यूटर कैन गेट इंपैनल विद एनी नंबर ऑफ AMCs। मतलब आप एक ही AMC के साथ नहीं जुड़ सकते, आपकी मर्जी है। आप चाहो तो 44 AMC के साथ आप जुड़ सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं, ठीक है। और कैन बिकम एजेंट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटर, या फिर आप किसी AMC के साथ नहीं जुड़ रहे, आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर में एजेंट भी बन सकते हो, ठीक है। किसी डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर में एजेंट भी बन सकते हो। कह रहा है हु इज ऑलरेडी इम्पैनल, जो ऑलरेडी इम्पैनल है विद AMC के साथ जो पहले से ही जुड़ा हुआ है, आप उसके साथ भी जुड़ सकते हो, आप उसका एजेंट बन सकते हो। इम्पैनलमेंट इज कंपल्सरी टू बी एबल टू सेल म्यूचुअल फंड स्कीम एंड अर्न कमीशन। अगर आपको म्यूचुअल फंड का बिजनेस करना है, आपको म्यूचुअल फंड की स्कीम बेचनी है, आपको कमीशन कमाना है, तो इम्पैनलमेंट कंपल्सरी है। बिना इम्पैनलमेंट के ये नहीं हो पाएगा। अब
बात करते हैं, जो हम इतना मेहनत इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, तो ये किसके लिए कर रहे हैं, है ना? तो रेवेन्यू के लिए कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। तो रेवेन्यू फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, जो एक म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसका रेवेन्यू क्या होता है, ठीक है। या एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर को कंपनसेट कैसे किया जाएगा, तो कंपनसेट कैसे किया जाएगा या उसका रेवेन्यू क्या है, दोनों एक ही मतलब है। तो कह रहा है ट्रांजैक्शन बेस्ड मॉडल। देखो ट्रांजैक्शन बेस्ड मॉडल होता है एक, इसमें कमीशन जो होता है एक्योर्स एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। एग्जांपल के लिए आपका स्टॉक ब्रोकर है, शेयर मार्केट में आपने अकाउंट खोले हैं, आप अगर उसमें शेयर खरीदते हो या शेयर को बेचते हो तो आपके ऊपर एक ब्रोकरेज लगता है, और जो ये ब्रोकर कंपनीज होती हैं इनको फायदा उसी ब्रोकिंग से होता है। अगर आप खाली वहां पर जाके शेयर खरीद लो और उसको बेचो ना कभी भी, तो उनको कोई प्रॉफिट नहीं होगा इसका, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन बेस्ड मॉडल, जो इक्विटी स्टॉक ब्रोकर है, जो शेयर मार्केट है, वहां पर ट्रांजैक्शन के ऊपर हमको कमीशन मिलता है, ठीक है। तो कमीशन एक्योर एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन ओनली, ये एग्जांपल है ट्रांजैक्शन बेस्ड मॉडल का। अब म्यूचुअल फंड में ट्रांजैक्शन बेस्ड मॉडल नहीं होता, म्यूचुअल फंड में होता है AUM बेस्ड मॉडल। क्या होता है ये AUM? क्या होता है AUM? हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा अच्छे से, एसेट अंडर मैनेजमेंट। मतलब एक म्यूचुअल फंड की जो स्कीम है उसका टोटल जितने भी इन्वेस्टर हैं उन सब इन्वेस्टर का टोटल कलेक्शन, सम ऑफ कलेक्शन कितना है, सबका जोड़ कितना है, उसको बोलते हैं AUM। तो AUM बेस्ड मॉडल। तो कमीशन इज पेबल ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस सो लॉन्ग एज द इन्वेस्टर रिमेन इन्वेस्टेड। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। आप डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हो, आप म्यूचुअल फंड की स्कीम बेच रहे हो, ठीक है। तो आपने जितना बेचा है, मान लो आपने जनवरी से शुरू किया, जनवरी में आपने 10 लाख का म्यूचुअल फंड बेचा, तो आपको 10 लाख पर कमीशन मिलेगा। मार्च में आपने 10 लाख का और बेच दिया, तो अब मार्च के बाद आपको 20 लाख पर कमीशन मिलेगा, 20 लाख पर आपको कमीशन मिलेगा। तो जितना आपका बिजनेस होगा उतने बिजनेस पर आपको कमीशन मिलता है। इसको हम बोलते हैं AUM बेस्ड मॉडल। जितना ज्यादा आपका AUM होगा उतना ज्यादा आपका कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो ये हम समझेंगे। और ये जो AUM बेस्ड मॉडल है, ये कमीशन है पेबल ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस। जब तक आपके साथ इन्वेस्टर जुड़ा हुआ है तब तक आपको कमीशन मिलता रहता है। क्वेश्चन भी आता है कि डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन कब तक मिलता है? जब तक इन्वेस्टर उसके साथ इन्वेस्टेड है तब तक उसको कमीशन मिलता रहेगा, और AUM पे मिलेगा। मतलब अभी आगे समझेंगे ट्रेल कमीशन। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन तो मिलता है, लेकिन उस कमीशन का नाम क्या है? तो कमीशन का नाम है ट्रेल कमीशन, ठीक है। एक बहुत पुराने जमाने में अपफ्रंट कमीशन नाम का भी कमीशन एक हुआ करता था, वो मिलता था। लेकिन अब अपफ्रंट कमीशन नाम का कोई कमीशन इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन भी आता है कि अपफ्रंट कमीशन इज द मेन कमीशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रू और फॉल्स? तो डेफिनेटली ये फॉल्स है, क्योंकि अपफ्रंट कमीशन तो अब इस दुनिया में है ही नहीं, ठीक है, वो खत्म हो गया। ट्रेल कमीशन की बात करते हैं। जो मेन कमीशन है, यही कमीशन है जो आपको मिलने वाला है, जो आपको मिलेगा, जो डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है। ट्रेल कमीशन क्या है? कह रहा है मैंडेटेड बाय सेबी टू बी फॉलो बाय AMC। ये जो कमीशन है ये मैंडेट किया है, अनिवार्य किया है, किसने? सेबी ने। और कौन फॉलो करता है इसको? AMC। जितने भी भारत में एसेट मैनेजमेंट कंपनी वो इसको फॉलो करती है। सेकेंड पॉइंट में कह रहा है द कमीशन पेबल इज calculated on the daily balances as percentage of the net assets attributable to the unit sold by distributor। ये जो कमीशन होता है, जो ये ट्रेल कमीशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है, ये डेली बैलेंसेस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। फिर हर स्कीम का परसेंटेज होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर को इतना परसेंट मिलेगा, इतना मिलेगा, ठीक है। तो इसको समझते हैं अभी आगे वाली स्लाइड में। एक और पॉइंट में कह रहा है ट्रेल कमीशन विल इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द NAV। क्या मतलब है इसका? देखो ट्रेल कमीशन कह रहा है घटता बढ़ता है, कम ज्यादा हो सकता है, ये डिपेंड करता है, बोल रहा है NAV के ऊपर। एग्जांपल से समझते हैं। आपने एक इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट करवाया, आपने उसको 1000 यूनिट परचेज करवाई एक म्यूचुअल फंड की, और एक यूनिट का जो प्राइस था वो 50 था। तो 1000 इंटू 50, आपने 50,000 इन्वेस्ट कराए, ठीक है ना। 50,000 आपने इन्वेस्ट करा दिया, तो अब 50,000 पे ही आपको कमीशन मिलेगा, ठीक है। 50,000 आपने इन्वेस्ट कराया और 1000 यूनिट मान लो उसको मिली, तो 50 रुपए की एक यूनिट हुई।
अब वो 50 रुपए की एक यूनिट, मतलब एनएवी कितने की है, 50 रुपीज की उसकी एनएवी है। अब वो 50 रुपीज से मान लो 100 हो गई, तो उसका इन्वेस्टमेंट 1 लाख हो जाएगा, तो आपको कमीशन 1 लाख पे मिलेगा। और 50 से अगर 20 हो गई तो उसका इन्वेस्टमेंट 50,000 से 20,000 होगा, तो तब भी आपको 20,000 पे ही कमीशन मिलेगा। तो कह रहा है यहाँ पर कि जो एनएवी है वो घटती बढ़ती है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है हमारा कमीशन। अच्छा, ये कमीशन पे कब किया जाता है, तो कह रहा है पे आउट पीरियडिकली टू द डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर को ये पीरियडिकली, मतलब एक पीरियड होता है, 1 महीना 2 महीना साल में एक बार, ऐसे पीरियड होते हैं, तो ये हर महीने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ट्रेल कमीशन का एग्जांपल ले रहा है, एक कैलकुलेशन बताने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है ट्रेल कमीशन फॉर द डे, अगर एक दिन का ट्रेल कमीशन आपको निकालना है और एक एक दिन का ही निकालना होता है, तो कैसे निकलेगा, तो कह रहा है AUM मल्टीप्लाई बाय ट्रेल कमीशन रेट पर एनम डिवाइडेड बाय 365। 365 क्यों लिया, क्योंकि साल में 365 दिन होते हैं और हमको एक दिन का कमीशन निकालना है। तो AUM को मल्टीप्लाई करेंगे ट्रेल कमीशन रेट से, तो हर एक स्कीम का जो कमीशन का रेट होता है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो चलो यहां देखते हैं। इन्वेस्टमेंट की अमाउंट मान लो 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपीज इज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ट्रेल कमीशन की जो रेट है 1% पर एनम है। ठीक है, 1% पर एनम है। ट्रेल कमीशन फॉर अ ईयर, अगर एक साल का ट्रेल कमीशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना था 10 लाख, परसेंटेज कितनी है कमीशन की 1% पर एनम, तो हमारा जो एक साल का कमीशन है वो निकल गया 10,000, है ना, एक साल का कमीशन 10,000। अब एक दिन का निकालना है हमें, तो ट्रेल कमीशन फॉर अ डे इसको निकालेंगे 10,000 डिवाइडेड बाय 365, तो कितना हो गया अपना 27.397, ये अपना एक दिन का कमीशन होगा। अब ऐसे ही करके पूरे महीने का कमीशन होगा, फिर हमें मिलेगा। ये देखो एग्जांपल में, ये हमारे बुक में ही है, तो इसमें देखो 1 अगस्त 2019 से लेके 14 अगस्त तक, तो ऐसे ही पूरा महीने का बनता है, हमने इतना ही बनाया है आपके लिए। तो एनएवी 1 अगस्त को मान लो 10 रुपीज की थी, 2 अगस्त को वो 0.027 हो गई, फिर ऐसे हो गई 9 रुपीज की रह गई, कहीं पर 10 हो गई, तो ये टोटल एनएवी का अप एंड डाउन ग्राफ दिख रहा है, और फिर उसके हिसाब से वैल्यू भी अप एंड डाउन हो रही है, और फिर कमीशन भी अप एंड डाउन हो रहा है। ये 1 अगस्त का कमीशन 27.40 पैसा है, 2 अगस्त का 27.47 पैसा है, 3 अगस्त का, ऐसे मूव ऑन करके पूरा कमीशन होता है। ठीक है, तो ट्रेल कमीशन फॉर द डे हमने पहले देख लिया, AUM मल्टीप्लाई बाय ट्रेल कमीशन रेट पर एनम, और 365 से डिवाइड हो जाएगा। द ट्रेल कमीशन इज कैलकुलेटेड फॉर ईच डे यूजिंग द बिलो हाईलाइटेड फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, ट्रेल कमीशन को कैलकुलेट करते हैं। अब ट्रेल कमीशन तो आपको समझ आ गया कि मेन कमीशन ट्रेल कमीशन है, ये हर डे के हिसाब से मिलता है, और ये पेमेंट किया जाता है हर महीने, एवरी मंथ ये हमको पे किया जाता है। और जो मेन कमीशन है डिस्ट्रीब्यूटर का वो ट्रेल कमीशन ही है। अब यहां पर एडिशनल कमीशन की बात कर रहा है, अतिरिक्त कोई कमीशन मिलता है क्या, तो कह रहा है एडिशनल कमीशन टू डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर प्रमोटिंग म्यूचुअल फंड इन स्मॉल टाउन्स सिटीज एंड टाउन बियॉन्ड द टॉप 30 लोकेशन। SEBI has allowed a transaction charge per subscription of rupees 10,000 and above to be paid to distributors of the mutual fund product। देखो, एक यहां पर आपको ट्रांजैक्शन चार्ज दिख रहा है जिसको मैंने हाईलाइट किया है। ये ट्रांजैक्शन चार्ज भी जो है एक प्रकार का कमीशन ही है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ट्रांजैक्शन चार्ज सुनने में ऐसा लग रहा है ट्रांजैक्शन पे लगने वाला चार्ज है, बट हकीकत बिल्कुल अलग है। ट्रांजैक्शन चार्ज इज अ टाइप ऑफ कमीशन, ये एक कमीशन का प्रकार है। डिस्ट्रीब्यूटर को 2 ही कमीशन मिलते हैं, एक ट्रेल कमीशन और एक ट्रांजैक्शन चार्ज के रूप में। सेबी को क्या लगा, सेबी को लगा कि हमारा जो म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर है ये गांव में, रूरल एरिया में, टॉप 30 लोकेशन को छोड़ करके गांव अर्बन एरिया में म्यूचुअल फंड की स्कीम बेच रहा है, तो इसकी ज्यादा मेहनत लग रही है, तो इसको ज्यादा कमीशन भी मिलना चाहिए। तो इसलिए सेबी ने एक ट्रांजैक्शन चार्ज के रूप में कमीशन बनाया। ये ट्रांजैक्शन चार्ज की कंडीशन है, ट्रांजैक्शन चार्ज केवल रूरल अर्बन एरिया में अगर आप किसी का इन्वेस्टमेंट करा रहे हो तो ही लगता है। ठीक है, कंडीशन और क्या है, कंडीशन ये है सबसे पहली कि सब्सक्रिप्शन अमाउंट वो 10,000 कम से कम होनी चाहिए। 10,000 से नीचे का इन्वेस्टमेंट होगा तो ट्रांजैक्शन चार्ज अप्लाई नहीं होगा।
ठीक है ना। तो मिनिमम अमाउंट शुड बी 10,000 और उससे ऊपर होगा तो भी सेम ही कमीशन होगा। मान लो ऐसा नहीं कि 50,000 हो गया तो उस पर ज्यादा मिलेगा, नहीं, 50,000 हो चाहे 10,000 हो, 11,000 हो, 50,000 हो, कमीशन सेम रहेगा। सेम क्या है, 150 रुपी का कमीशन होगा या 100 रुपीज, इन दोनों में से एक होगा, इन दोनों में से एक होगा। तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं टाइप ऑफ इन्वेस्टर, ये दो टाइप के इन्वेस्टर हैं, मतलब दो टाइप के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक है फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, अगर कोई इन्वेस्टर फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको 150 का चार्ज लगेगा। पहली बार अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो 150 रुपीज का उसको ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा। इन्वेस्टर अदर देन फर्स्ट टाइम, अगर कोई पहले से इन्वेस्ट करता आ रहा है तो उसको 100 रुपीज का ही लगेगा। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन चार्ज है। अब इसमें कंडीशन क्या है, क्या क्या आपको क्वेश्चन में देखना है, वो क्वेश्चन का जब हमारा मॉक टेस्ट आएगा उसमें हमने दिखा रखा है हर प्रकार से, है ना, तो एक बार वहां पर भी देखना है। तो अभी आपको मोटा मोटा समझ आया, ट्रांजेक्शन चार्ज एक प्रकार का कमीशन है। ये कमीशन केवल ट्रांजेक्शन के टाइम पे लगता है, बाकी मेन कमीशन ट्रेल कमीशन वो तो मिलता रहेगा। ठीक है, किसको मिलता है, तो जो टॉप 30 लोकेशन से बाहर है, जो रूरल एरिया में है, अर्बन एरिया में है, उनको ये क्या कहते हैं, ट्रांजेक्शन चार्ज मिलता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। जीएसटी के बारे में लिख रहा है, कह रहा है ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हु हैज रजिस्टर्ड एंड ऑब्टेन अ जीएसटी नंबर वुड बी रिक्वायर्ड टू रेज एन इनवॉइस फॉर द कमीशन एंड पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट। अगर कोई जीएसटी रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसको अपनी इनवॉइस रेज करनी होगी, अपना कमीशन लेना होगा, और जो भी जीएसटी पे करना है गवर्नमेंट को वो पे करना होगा। ठीक है, तो ये हम समझेंगे अभी। तो आपको पता चला अभी कि कमीशन एक और भी मिलता है जिसको ट्रांजैक्शन चार्ज बोलते हैं। कमीशन डिस्क्लोजर एंड ड्यू डिलिजेंस फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो कि मैंडेट किया गया है सेबी के द्वारा। ठीक है, ड्यू डिलिजेंस क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। देखो ड्यू डिलिजेंस क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटर को रेगुलेट करने के लिए सेबी ने एएमसीज को कहा है कि भाई आप डिस्ट्रीब्यूटर की सारी जो भी उसने काम किया है उसका लेखा जोखा लो, लेकिन सबका नहीं लेते। किसका लेते हैं, तो ये चार आपको नीचे कंडीशन दिख रही है जिन पर राइट लगा हुआ है, तो ये चार कंडीशन है। इन कंडीशन में से कोई भी कंडीशन अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर क्वालिफाई कर जाता है, मैं कह रहा हूं, है ना, तो उसको ड्यू डिलिजेंस देना होगा। ठीक है, तो क्या है ये, तो कह रहा है सेबी हैज मैंडेटेड म्यूचुअल फंड एएमसीज टू डिस्क्लोज कमीशन ऑफ distributors and conduct proper due diligence process of distributors in following criteria, इन चार कंडीशन में। तो इसको याद करने के लिए हमने एक फॉर्मूला बना रखा है, आपको ये याद रखना है, 1 करोड़, 100 करोड़, 50 लाख, 20 लोकेशन, 1 CR, 100 CR, 50 लाख एंड 20 लोकेशन। ये चार कंडीशन है, इन चार में से कोई भी कंडीशन अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर क्वालिफाई कर जाता है देन उसको फिर क्या कहते हैं, ड्यू डिलिजेंस देना होगा। तो वो चार कंडीशन क्या है, मैंने अभी आपको बताया, 1 करोड़, 100 करोड़, 50 लाख, 20 लोकेशन। तो 1 करोड़ कमीशन, 1 करोड़ कमीशन है और 50 लाख, 50 लाख भी कमीशन है। 100 CR कमीशन नहीं है, ये 100 CR जो है ये AUM है। AUM मतलब टोटल जो कलेक्शन है इन्वेस्टमेंट का, वो AUM है। तो मल्टीपल पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर 20 लोकेशन से ज्यादा लोकेशंस पे प्रेजेंस अपनी रखता है, मतलब उसका एक दिल्ली में ऑफिस है, एक मुंबई में ऑफिस है, एक गुजरात में ऑफिस है, ऐसे अगर 20 अलग अलग लोकेशन में ऑफिस है तो उसको ड्यू डिलिजेंस देना पड़ेगा। ठीक है, तो मल्टीपल पॉइंट ऑफ प्रेजेंस मोर देन 20 लोकेशन, पहला। दूसरा, AUM रेज्ड ओवर 100 करोड़, अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर का 100 करोड़ उससे ऊपर का पोर्टफोलियो बनता है, मतलब उसका AUM बन जाता है। अक्रॉस इंडस्ट्री का मतलब है आप ICICI का बेचो, किसी और का बेचो, सबसे मिला करके बेच के आपने 100 करोड़ का AUM बना लिया। ठीक है, इन द नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी बट इंक्लूडिंग HNI, मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे। अगर किसी का 100 करोड़ का AUM बन गया, मतलब टोटल जो उसने म्यूचुअल फंड स्कीम बेची उससे 100 करोड़ का फंड को मैनेज कर रहा है, तो उसको फिर क्या देना होता है, उसको भी ड्यू डिलिजेंस देना होता है। तीसरी कंडीशन कमीशन है, चौथी भी कमीशन है। अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर को 1 करोड़ का एक साल में कमीशन मिलता है अक्रॉस इंडस्ट्री का मतलब आपने मल्टीपल AMC की मल्टीपल स्कीम्स को बेचा और आपने
1 करोड़ का कमीशन कमाए तो ड्यू डिलीजेंस देना पड़ेगा। और लास्ट वाला है, कह रहा है कमीशन रिसीव ऑफ ओवर ₹50 लाख, 50 लाख फ्रॉम अ सिंगल म्यूचुअल फंड एएमसी। ठीक है, तो यहां पर हम याद रखेंगे 1 करोड़ कमीशन है, 50 लाख भी कमीशन है, 100 करोड़ एयूएम है, 20 लोकेशन, ये लोकेशन है। ठीक है ना, तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ये 4 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अप्लाई होती है तो ड्यू डिलीजेंस देना होगा। अब लास्ट में एडिशनल इंफॉर्मेशन, कुछ अतिरिक्त जानकारी भी लेते हैं। तो कह रहा है नोट, जो नॉमिनेशन फैसिलिटी है एक एजेंट के लिए, एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जो म्यूचुअल फंड में है, तो पेमेंट ऑफ कमीशन टू नॉमिनी। देखो क्या होता है, अगर कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनका जो मेन बिजनेस ही अगर मान लो डिस्ट्रीब्यूशन है म्यूचुअल फंड का, ठीक है, तो उनको एक कमीशन उनके ना रहने पे भी मिलना चाहिए। तो मतलब कहने का ये है, उनका एक नॉमिनी की फैसिलिटी होनी चाहिए। तो यहां पर कह रहा है नॉमिनेशन फैसिलिटी टू एजेंट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ म्यूचुअल फंड एंड पेमेंट ऑफ कमीशन टू नॉमिनी। ठीक है, तो नॉमिनेशन फैसिलिटी होती है एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, एजेंट के लिए, कि वो, हाँ, फैसिलिटी होती है उसके लिए कि वो अपना ना रहने पे अपने लिए एक नॉमिनी बना के रखे। ठीक है, कि अगर उसके साथ कुछ दुर्घटना होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी जो फैमिली जो उसके ऊपर डिपेंड थी, उसका भी कमीशन मिलता रहे। लेकिन एक और चीज है उसमें, जो आप नॉमिनी बनाओगे उसको भी एनआईएसएम 5A क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉमिनेशन। चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, एक जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर का राइट है, अधिकार है उसका, वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को चेंज कर सकता है, कभी भी चेंज कर सकता है और कितनी बार भी चेंज कर सकता है। तो चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, इन्वेस्टर कैन चूज टू चेंज देयर डिस्ट्रीब्यूटर, वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को चेंज कर सकता है और गो डायरेक्ट, वो सीधा एएमसी के साथ जुड़ के इन्वेस्ट कर सकता है। दिस नीड टू बी डन थ्रू अ रिटर्न रिक्वेस्ट, या आप रिटर्न में रिक्वेस्ट दोगे उससे पूरा हो जाएगा, बाय द इन्वेस्टर। इन सच अ केस, ऐसे केस में एएमसी विल नीड टू कंप्लाई विदाउट इंसिस्टिंग ऑन एनी काइंड ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटर को ये छोड़ना ही पड़ेगा, उसके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर जो भी राइट बनता है वो उसके इन्वेस्टर का बनता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था पूरा म्यूचुअल फंड का, चैप्टर नंबर 6। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, इस चैप्टर में हमने एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा रोल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की। ठीक है ना, एक डिस्ट्रीब्यूटर ही होता है वो जो इन्वेस्टर को पूरा उसके रिस्क प्रोफाइलिंग करता है, कौन सा कहाँ उसको लेना चाहिए वो बताता है, और फिर वो उसके अनुसार उसका इन्वेस्टमेंट कराता है, उसके हिसाब से उसकी स्कीम सेल करता है। ठीक है, 2 टाइप के डिस्ट्रीब्यूटर थे, इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल। आपके बैंक, एनबीएफसी, स्टॉक ब्रोकर, ये भी डिस्ट्रीब्यूटर है, और इंडिविजुअल प्लेयर, डिस्ट्रीब्यूटर्स या एजेंट, ये भी डिस्ट्रीब्यूटर है। ऑफिशियल पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस होता है हमारे पास, जहां से रिटर्न में पहले लिखा करते थे और फिर वो सिस्टम पे अपडेट हो जाता है। ऑनलाइन चैनल पार्टनर है, स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म अवेलेबल है आज की डेट में, आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू भी खरीद सकते हैं। म्यूचुअल फंड यूटिलिटीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, जैसे एएमसी की वेबसाइट हो गई या डिस्ट्रीब्यूटर ने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है। प्री रिक्वेस्टेड टू बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए एनआईएसएम 5A का सबसे पहले सर्टिफिकेट लेना है, उसके बाद आपका केवाईडी होगा, आपका रजिस्ट्रेशन होगा एएमएफआई के साथ। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को केवाईडी बोलते हैं। जब आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा तब आपको एक लाइसेंस मिलता है, उस लाइसेंस को हम बोलते हैं एआरएन नंबर। एक डिस्ट्रीब्यूटर को एक ही एआरएन नंबर मिल सकता है। ठीक है, और एआरएन देने वाला एमफी है। एआरएन की फुल फॉर्म एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर है, एमफी का दिया हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर। अब आप एआरएन मिलने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हो, लेकिन आपको जुड़ना होगा, इम्पैनल करना होगा एएमसी के साथ। इम्पैनलमेंट के बाद आप म्यूचुअल फंड स्कीम बेच सकते हो, बेचने के बाद आपको ट्रेल कमीशन मिलता है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर और है, आजकल आता है, वैसे मॉक टेस्ट में हमने डाल रखा उसका, न्यू कैडर का एग्जाम किसको देना होता है? तो देखो, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए 2 एग्जाम होते हैं, एक एनआईएसएम सीरीज 5A, एक होता है एनआईएसएम सीरीज 5B। तो 5B वाले सिर्फ न्यू कैडर के, जो न्यू कैडर के अंदर आते हैं वही देते हैं। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे। तो ट्रांजैक्शन बेस्ड मॉडल है वो, उसका एग्जांपल स्टॉक ब्रोकर है, और म्यूचुअल फंड में आपको मिलता है एयूएम बेस्ड मॉडल, जो मेन कमीशन है वो ट्रेल कमीशन है। ठीक है, और कैसे मिलता है ये आपको ये पूरा दिखाया गया है। फिर उसके बाद एक और कमीशन मिलता है, लेकिन वो रूरल अर्बन एरिया में ही मिलता है,
वो ट्रांजैक्शन चार्ज के रूप में मिलता है, जो कि फिक्स है 150 रुपीज और 100 रुपीज। मतलब आप अगर कोई स्कीम बेच रहे हो रूरल अर्बन एरिया में तो उसमें ट्रेल कमीशन तो आपको मिलेगा ही, लेकिन ये एक एडिशनल मिलेगा। लेकिन ये जो एडिशनल कमीशन है ये वन टाइम ही मिलता है, मतलब केवल ट्रांजैक्शन जब जब होगी तब तब मिलेगा। ठीक है, तो ये ड्यू डिलिजेंस आपको दिखाया है और नॉमिनेशन और ये सारी चीजें। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6 और अब हम इसके करेंगे मॉक टेस्ट। तो इसके तुरंत बाद मॉक टेस्ट करते हैं। मॉक टेस्ट में भी हमने टोटल मैक्सिमम इस चैप्टर से कवर करने की कोशिश की है। मीनवाइल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। और किसी को अभी भी डिफिकल्टीज हो रही है एग्जाम क्लियर करने के लिए और डेप्थ में वो जाना चाहता है और डीप में पढ़ना चाहता है, तो हमारी लाइव क्लासेस इसके लिए हैं। डेली लाइव क्लासेस होती हैं नाइट में 8 to 9 और 9:15 to 10:30 की क्लास होती है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल उसकी दी हुई है। तो चलिए करते हैं अब मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स, आपने चैप्टर नंबर 6 अच्छे से देख लिया होगा, समझ लिया होगा। मुझे उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। हम कोशिश करते हैं कि इजीली तरीके से विद एग्जाम्पल आपको समझाया जाए। ठीक है, तो अब कितना समझा आपने इस चैप्टर को, क्या क्या समझ में आया, और इस चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, वो चेक करने के लिए करते हैं एक प्रैक्टिस मॉक टेस्ट की। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, पूछ रहा है एवरी एएमसी गिव्स अ यूनिक एरेंट टू द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर दैट शुड बी रिन्यूड एवरी 3 ईयर। ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स में पूछ रहा है। कह रहा है ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है, आपको बताना है पहले क्या है ये। और सही है, ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों है स्टेटमेंट फॉल्स? देखो मैंने हर जगह ना हाईलाइट भी किया हुआ है, एवरी एएमसी मैंने हाईलाइट किया हुआ था। तो क्या हमको ये जो एआरएन नंबर है एएमसी देता है? एआरएन की फुल फॉर्म क्या है? एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब एमफी का दिया हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये एएमसी कैसे देगी हमको? तो ये गलत हो गया। और एएमसी तो इंडिया के अंदर 44 है, 44 हमारे पास एआरएन हो जाएंगे। तो फिर तो इनको हमको एक माला पहननी पड़ेगी एआरएन की, है ना, इतने सारे 44। तो इसलिए ये आंसर गलत है। एवरी एमसी नहीं, एमफी गिव्स यूनिक एआरएन टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स। और हाँ, 3 साल में रिन्यू होता है, ये बात सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2, डिस्ट्रीब्यूटर मस्ट हैव डैश फॉर इम्पैनलमेंट। देखो एक डिस्ट्रीब्यूटर जब बनता है तो सबसे पहले उसको एग्जाम देना होता है एनएसएम 5A का। एग्जाम के बाद उसको रजिस्टर्ड होना होता है एएमएफआई के साथ। रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, है ना, वो क्वेश्चन में पूछ रहा है यहाँ पे। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर मस्ट हैव फॉर इम्पैनलमेंट। इम्पैनलमेंट से पहले क्या करना है उसको? 4 ऑप्शन है। कह रहा बीन डिस्ट्रीब्यूटिंग म्यूचुअल फंड फॉर मोर देन 10 ईयर, 10 साल से ज्यादा का उसको म्यूचुअल फंड बेचने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर का सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसकी केवाईडी कंप्लीट होनी चाहिए, या उसकी केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए। और सही आंसर है सी, कंप्लीटेड द नो यूर डिस्ट्रीब्यूटर्स मींस केवाईडी। देखो केवाईसी तो आपने कई जगह सुना है, लेकिन म्यूचुअल फंड में आप कस्टमर नहीं डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हो, इसलिए यहां पर केवाईडी होती है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अच्छा, एक आपको कॉमन चीज बता देता हूं, ये आपको हर जगह यूज होगा। एक जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसका सेबी के साथ क्या रिलेशन होता है? और आंसर है सेबी के साथ डिस्ट्रीब्यूटर का डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। इस बात से आपको क्या फायदा है, क्या सीखे आप इससे? इससे ये सीखे कोई भी क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटर का आ जाएगा और नीचे सेबी का ऑप्शन है, वो आंसर नहीं हो सकता। या ऊपर सेबी का क्वेश्चन आ गया, सेबी के बारे में पूछ रहा है और नीचे डिस्ट्रीब्यूटर है, वो भी नहीं हो सकता। ध्यान रखना इस बात का। क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ म्यूचुअल फंड हैज टू बी रजिस्टर्ड विद। जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है एक म्यूचुअल फंड का, वो रजिस्टर्ड किसके साथ होगा? भाई एग्जाम तो उसका एनआईएसएम करवा रहा है, ठीक है, रजिस्टर्ड किसके साथ होगा एग्जाम क्लियर करके? एएमएफआई के साथ, सेबी के साथ। कह रहा है दे डू नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन, जरूरत ही नहीं रजिस्ट्रेशन की। और डी कह रहा है सेबी और एमफी दोनों के साथ। और करेक्ट आंसर क्या है आपको? एएमएफआई के साथ, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के साथ एक डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड होता है। देखो डिस्ट्रीब्यूटर का टॉपिक है, क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटर के रिगार्डिंग है, आंसर ऑप्शन में सेबी है और यहां पर भी सेबी है। तो इससे क्या पता चला आपको? बी और डी तो हो ही नहीं सकता, आपके 2 ही बचे थे इसमें। ठीक है, तो ऐसे यूज करना है आपको।
क्वेश्चन नंबर 4, म्यूचुअल फंड स्कीम सोल्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर मस्ट बी। एक म्यूचुअल फंड जो स्कीम है जो बेची गई डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा, मस्ट बी, उसमें क्या होना चाहिए? ए, ऑफरिंग हाईएस्ट रिटर्न, बोला वो स्कीम हाई रिटर्न देने वाली होनी चाहिए। बी, हैविंग लीस्ट एक्सपेंस रेशियो, मतलब उसमें बहुत कम एक्सपेंस, मतलब कम खर्चीली होनी चाहिए। सी, सुटेबल टू द इन्वेस्टर्स नीड एंड सिचुएशन, बोला वो स्कीम जो डिस्ट्रीब्यूटर बेचेगा वो सूट करनी चाहिए इन्वेस्टर को, उसके सुटेबल होनी चाहिए और उसकी सिचुएशन को भी सूट करे। और डी, ओनली एन इंडेक्स फंड, केवल इंडेक्स फंड बेचेगा। अब आंसर क्या है आपका? और करेक्ट आंसर है इसका सी, सुटेबल टू द इन्वेस्टर नीड एंड सिचुएशन। देखो प्रॉब्लम क्या है, म्यूचुअल फंड जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कौन सी स्कीम बेचेगा, और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपको, ऐसे ऑप्शन भी आएंगे आपको, ऑफरिंग हाई रिटर्न, है ना। तो देखो एक मिठाई वाले का एग्जांपल लेते हैं। एक मिठाई की दुकान होती है, मिठाई की दुकान में 50 प्रकार की मिठाई होती है। अब उसके पास कोई कस्टमर आया तो वो कौन सी मिठाई देगा? सबसे महंगी वाली मिठाई देगा, हाईएस्ट रिटर्न, सबसे सस्ती वाली देगा, ओनली इंडेक्स फंड, केवल लड्डू देगा। अरे जो कस्टमर को चाहिए होगा वही तो देगा, है ना। तो यहां पर भी सेम होगा, जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है वो वही स्कीम देगा इन्वेस्टर को जो उसको सूट कर रही है, इन्वेस्टर की जरूरत को और उसकी सिचुएशन को। चैप्टर 1 पढ़ा था ना हमने, डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं फाइनेंशियल गोल के, तो उन गोल के हिसाब से म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर स्कीम सेल करेगा। देखो ये टाइम लग रहा है हर क्वेश्चन में, लेकिन टाइम देना पड़ेगा क्योंकि उस क्वेश्चन को मैं दूसरे एंगल से भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्वेश्चन आपको घुमा के आएंगे तो आप घूमोगे नहीं वहां पे। क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हाट फॉर्म डू म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स अर्न रेवेन्यू? रेवेन्यू की बात हो रही, रेवेन्यू, है ना। तो म्यूचुअल फंड का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो किस फॉर्म में रेवेन्यू अर्न करता है? तो जैसे आप मान लो जॉब कर रहे हो, आपको सैलरी मिलती है, कोई डॉक्टर है उसको फीस मिलती है, लॉयर है उसको फीस मिलती है, बिजनेसमैन है उसको प्रॉफिट मिलता है, तो ये सारे रेवेन्यू है। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर को किस प्रकार से मिलता है? ए, कमीशन फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्कीम, बी, फीस कलेक्टेड फ्रॉम द इन्वेस्टर, सी, कमीशन रिसीव फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, डी, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फी फ्रॉम म्यूचुअल फंड। सही आंसर क्या है? सही आंसर है ए, कमीशन मिलता है एक म्यूचुअल फंड से, मतलब एएमसी से डिस्ट्रीब्यूशन करने के बदले में। जब म्यूचुअल फंड स्कीम का वो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उसको बेचता है तो उसके बदले में एक डिस्ट्रीब्यूटर को रेवेन्यू के तौर पे कमीशन मिलता है। कमीशन कौन सा मिलता है आपको ऑलरेडी पता है, ट्रेल कमीशन। क्वेश्चन नंबर 6, विद विच एजेंसी आर द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स रजिस्टर्ड? जो एक म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो किस एजेंसी के साथ रजिस्टर्ड करता है खुद को? ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, दूसरे लैंग्वेज में पूछा था, यहां दूसरे तरीके से पूछ रहा है। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर किसके साथ रजिस्टर्ड होता है? सिंपल ये पूछने की कोशिश कर रहा है। तो कह रहा है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ, सेबी के साथ, फंड अकाउंटिंग टीम के साथ, डिपॉजिटरीज के साथ, और डी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के साथ। अब इन चार में से आपको सही आंसर नहीं पता, लेकिन आपको एक गलत पक्का पता चल गया होगा, है ना। क्या है वो गलत? तो पहले गलत पता करते हैं। गलत है आपका ए, क्या बोला था मैंने, डिस्ट्रीब्यूटर का सेबी के साथ कोई रिलेशन है ही। इन तीन में से आपको एक बताना था, और आंसर सही अपना है डी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के साथ एक डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 7, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स कैन ओनली अर्न अपफ्रंट कमीशन फ्रॉम द म्यूचुअल फंड्स। ये स्टेटमेंट है, पूछ रहा है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ये जो ऊपर स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। अब इसका सही आंसर आपको बताना है, और सही आंसर है फॉल्स। देखो म्यूचुअल फंड का जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो अपफ्रंट कमीशन कमाता है, ये स्टेटमेंट कह रही है, लेकिन अपफ्रंट कमीशन नाम का इस दुनिया में अब कोई कमीशन है ही नहीं। अपफ्रंट कमीशन बहुत पहले हुआ करता था, ठीक है। तो याद रखना अपफ्रंट कमीशन अब इस दुनिया में नहीं रहा, ठीक। तो ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8, द गाइडलाइन इशूड बाय AMFI फॉर इंटरमीडियरीज आर नॉन एज, ठीक है। तो गाइडलाइंस इशू की एमफी ने इंटरमीडियरीज के लिए, उनको क्या बोलते हैं गाइडलाइंस को? देखो एमफी कौन है, ये हमने चैप्टर नंबर
3 में 4 में पढ़ा है, एक बार और रिमाइंड करवा देता हूं। एमफी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, ये एक एसोसिएशन है भारत में जितने भी म्यूचुअल फंड है उन सब की। इसका काम है, पहला, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर हाई एथिकल स्टैंडर्ड और प्रोफेशनलिज्म मेंटेन रहे। हाई एथिकल मतलब सही से किसी के साथ झूठ फरेब ना करे। प्रोफेशनल मतलब जिसको नॉलेज हो, नॉलेज होगी तभी तो अच्छा प्रोडक्ट बेच पाएगा अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टर की नीड के हिसाब से, उसका रिस्क देखते हुए। तो इसके लिए गाइडलाइंस बनाई है एमफी ने। किस किस के लिए बनाई है? एक तो एएमसी है, मेन डिपार्टमेंट जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स को बना रहा है, और दूसरा कौन है? दूसरे हैं आपका इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? इंटरमीडियरीज वो सब लोग होते हैं जो म्यूचुअल फंड की स्कीम को बेचते हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एनबीएफसी हो, चाहे वो इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर हो, ये सारे इंटरमीडियरीज कहलाते हैं। तो इंटरमीडियरीज के लिए जो कानून बना है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में अग्नि। अग्नि मिसाइल भी है भारत की। और ए एमफी, गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स फॉर इंटरमीडियरीज, का मतलब है एमफी की गाइडलाइंस और नॉर्म्स इंटरमीडियरीज, ठीक है, तो ध्यान रखना है इसका। और एएमसी के लिए क्या है? तो एएमसी के लिए एमफी कोड ऑफ एथिक्स। करेक्ट आंसर अपना ए। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर द न्यू कैडर फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन विच एग्जाम मस्ट अ कैंडिडेट क्लियर। देखो न्यू कैडर यहां पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए न्यू कैडर के थ्रू कौन सा एग्जाम देना होगा? तो 4 ऑप्शन है, एनआईएसएम सीरीज 5A, एनआईएसएम सीरीज 5B, एमफी 5A और सेबी 5A। सही आंसर क्या होगा? और सही आंसर है अपना एनआईएसएम सीरीज 5B। अब ये बी कहां से आ गया? आपने तो 5A सुना है। अच्छा, ये VA बोलते हैं कुछ लोग इसको। वी मतलब रोमन भाषा में 5 होता है, तो इसका ध्यान रखना। तो न्यू कैडर यहां पर मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। न्यू कैडर, न्यू कैडर में कौन लोग आते हैं? न्यू कैडर में जिनको 10 साल का म्यूचुअल फंड स्कीम को बेचने का एक्सपीरियंस है वो न्यू कैडर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। न्यू कैडर जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस वो आते हैं। और किसी भी क्वेश्चन में लिखा है कि न्यू कैडर वालों को कौन सा एग्जाम देना है डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए, तो एनआईएसएम सीरीज 5B होगा। बाकी सब जगह एनआईएसएम 5A ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया आइडेंटिफाइज डिस्ट्रीब्यूटर्स हु विल बी कवर्ड अंडर द ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस यहां पर टॉपिक है क्वेश्चन का। ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी मैंडेटेड बाय सेबी। क्या होता है ड्यू डिलिजेंस? देखो ड्यू डिलिजेंस क्या होता है, जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए सेबी ने हर एएमसी को ये ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस फॉलो करने के लिए कहा है। ड्यू डिलिजेंस में एक जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, अगर वो इन 4 में से कोई सी भी कंडीशन क्वालिफाई कर जाता है। 4 कौन सी कंडीशन है वो हमने अभी आपको चैप्टर में पढ़ाया था आपका। तो 4 कंडीशन याद रखने के लिए एक फॉर्मूला है, 1 करोड़, 100 करोड़, 50 लाख, 20 लोकेशन। 1 करोड़ कमीशन है, 50 लाख भी कमीशन है, 20 लोकेशन है, और 100 जो करोड़ है वो AUM है, मतलब टोटल बिजनेस है आपका। तो अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है ना 1 करोड़ का कमीशन कमाता है तो उसको ड्यू डिलिजेंस देना है। तो अभी इसमें आंसर क्या है पहले ये बताओ। सही आंसर है बी, प्रेजेंस इन मोर देन 20 लोकेशन। तो 25 लाख यहां पर गलत क्यों है? क्योंकि सिंगल म्यूचुअल फंड से अगर 50 लाख का कमीशन होता तो ये सही हो जाता। AUM अगर ये 50 की जगह 100 करोड़ होता तो ये सही हो जाता, ठीक है। तो सही आंसर यहां पर 20 लोकेशन है। तो 1 करोड़, 100 करोड़, 50 लाख, 20 लोकेशन, ये 4 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर डिस्ट्रीब्यूटर क्वालिफाई कर जाता है तो ड्यू डिलिजेंस लगता है। क्वेश्चन नंबर 11, अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स इज पेड ट्रेल कमीशन। एक जो म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसको वो इस पेड ट्रेल कमीशन, उसको ट्रेल कमीशन दिया जाता है। ए, टिल द टाइम इन्वेस्टर मनी इज हेल्ड इन द फंड, ओनली फॉर द फर्स्ट ईयर, सी अप टू 3 ईयर ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर है ए, टिल द टाइम इन्वेस्टर्स मनी इज हेल्ड इन द फंड। एक म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेल कमीशन कब तक दिया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, ठीक है। तो जब तक इन्वेस्टर का पैसा डिस्ट्रीब्यूटर के साथ है तब तक उसको ये कमीशन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आर कंपनसेटेड बाय द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, AMC जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, प्राइमरली थ्रू कंपनसेटेड, ठीक है। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि उसको रेवेन्यू कैसे मिलता है, ठीक है।
यहां पर कंपनसेट की बात हो रही है। तो कंपनसेट कैसे किया जाता है? उसको सैलरी दी जाती है एक डिस्ट्रीब्यूटर को, बी एनुअल फीस दी जाती है, सी शेयर दिया जाता है उसको, एएमसी का जो प्रॉफिट है उसमें से कुछ हिस्सा दिया जाता है, या डी कमीशन दिया जाता है। और सही आंसर क्या है हमारा? डी कमीशन। ठीक है, एक डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन दिया जाता है और कमीशन का नाम ट्रेल कमीशन है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। एन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर इन म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट कर रहा है 10,000 इन XYZ स्कीम में। ये डायरेक्ट प्लान है। कह रहा है व्हाट इज द अमाउंट दैट विल बी द नेट इन्वेस्टमेंट मेड इन दैट स्कीम आफ्टर अकाउंटिंग फॉर ट्रांजेक्शन चार्ज। ठीक है, देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको 2-3 चीजें समझनी है। पहला तो सबसे मेन जो टॉपिक है वो है ट्रांजेक्शन चार्ज क्या होता है। तो ट्रांजेक्शन चार्ज तो चैप्टर में आपने पढ़ लिया होगा। ट्रांजेक्शन चार्ज सुनने में ऐसा लग रहा है कि ट्रांजेक्शन पर लगने वाला चार्ज है, लेकिन एक्चुअल में ये लगता तो ट्रांजेक्शन पर ही है, लेकिन ये ट्रांजेक्शन चार्ज जो है वो कमीशन है, डिस्ट्रीब्यूटर का एक एडिशनल कमीशन है। एक्चुअल में सेबी ने ये बना के रखा हुआ है। ठीक है ना, सेबी को लगा कि कुछ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो रूरल अर्बन एरिया में अवेयरनेस फैला रहे हैं, छोटे इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड से जोड़ रहे हैं, तो उनको थोड़ा अतिरिक्त कमीशन दिया जाना चाहिए। अतिरिक्त मतलब ट्रेल कमीशन तो मिलेगा ही, उसके साथ ये भी दिया जाएगा। तो इसमें पहले आप आंसर बताओ क्या होना चाहिए। और सही आंसर है 10,000। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा इन्वेस्टमेंट हो गया पैसा इन्वेस्टर का, उस पर ट्रांजेक्शन चार्ज लगा ही नहीं। क्यों नहीं लगा भले? क्योंकि डायरेक्ट प्लान था। तो चैप्टर नंबर 9 में डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान, इसके ऊपर टॉपिक है शुरू में ही वीडियो के। आप इसको पक्का देख लें। चैप्टर नंबर 9 जो है वैसे भी 15 मार्क्स का चैप्टर है। इस चैप्टर को आप देखोगे तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ये फ्लैश में आपको ऊपर चैप्टर नंबर 9 दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो एन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है। देखो होता क्या है इसका सीन, आपने चैप्टर में वैसे पढ़ा होगा, मैं फिर से एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूं। दो टाइप का, मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10,000 होनी चाहिए, रूरल अर्बन एरिया में होना चाहिए। 10,000 से नीचे होगा तो ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं लगेगा। तो 10,000 की अमाउंट होनी चाहिए कम से कम, वो है। और दूसरा है रेगुलर प्लान होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है, तो इसका मतलब यहां ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं लगेगा। चलो हम इसको मानते हैं अगर रेगुलर प्लान होता तो कितना लगता। तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, मतलब पहले से इन्वेस्टर करता आ रहा है, तो इस पर सिर्फ 100 रुपए लगेगा। अगर यहां न्यू लिखा होता तो 150 लगता। फिलहाल यहां कोई कमीशन नहीं लग रहा बिकॉज ऑफ डायरेक्ट प्लान। डायरेक्ट प्लान क्या होता है? जब आप एएमसी के साथ सीधा जोड़ के खरीद लेते हो, तो डिस्ट्रीब्यूटर का तो कोई रोल ही नहीं है, तो कमीशन किस बात का? तो डायरेक्ट प्लान पे नो कमीशन। अब देखो एक क्वेश्चन और कर देते हैं स्टूडेंट कि सर अगर डायरेक्ट रेगुलर कुछ लिखा ही ना हो तो हम उसको रेगुलर ही कंसीडर करेंगे। अब जैसे ये वाले क्वेश्चन में देखोगे, कह रहा है फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा है 25,000, XYZ स्कीम में, रेगुलर प्लान है। कह रहा है व्हाट इज द अमाउंट दैट विल बी द नेट इन्वेस्टमेंट, मतलब इनमें से कितना इन्वेस्ट हो जाएगा इन द स्कीम आफ्टर अकाउंटिंग फॉर ट्रांजेक्शन चार्ज। ट्रांजेक्शन चार्ज लगने के बाद, इस अमाउंट में से कटने के बाद कितना पैसा इन्वेस्टर का इन्वेस्ट होगा। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, रेगुलर प्लान है, अमाउंट 10,000 से ऊपर है, क्या होगा इसका आंसर? और इसका आंसर है 24,850, मतलब 150 रुपीज का यहां से ट्रांजेक्शन चार्ज काट लिया गया। 150 क्यों काटा? क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर था। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन चार्ज इज नॉट लेवाइड? 4 ऑप्शन है इसमें आपके पास। ए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, बी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, और डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन चार्ज इज नॉट लेविड। ठीक है, तो अब बताओ इसमें से क्या आंसर होगा, और ये आप कमेंट कीजिए, और क्यों ट्रांजेक्शन चार्ज इनमें से किस पर नहीं लग रहा वो भी कमेंट कीजिए। ठीक है ना, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई सजेशन हमारे लिए, कोई हमारी तरफ से कमी रही हो तो वो भी कमेंट कीजिए, हम उसको और बेटर करेंगे। हम गुरुकुल जीवन ये मानता है कि इंप्रूवमेंट की कोई लिमिट नहीं होती। हम इसको अच्छा पढ़ा रहे हैं, इसको और अच्छा पढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपके कमेंट की हमको जरूरत रहेगी। वो हमको इंस्पायर भी करता है और कुछ हमसे गलतियां हुई है उस पर सुधार भी करवाता है। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।